नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं कि कैसे आज हम और आप चैन की नींद सो पा रहे हैं और ईरान के लोगों की तरह खाना, राशन ये सब नहीं जमा कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारे घर के ऊपर भी हो सकता है कोई बम फट जाए और हम और हमारे जो प्रियजन हैं शायद वो इस दुनिया में ना रहें। अगर आपको लग रहा है कि ये अन्यथा है तो ये अन्यथा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज दुनिया का जो सुपर पावर है वो नहीं चाहता है कि छोटे देश जो हैं वो परमाणु बम बना पाएँ, क्योंकि वो एक तरह की सुरक्षा की गारंटी होती है। सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उससे किसी का नाश कर सकते हैं, लेकिन आप उससे अपने नाश को बचा सकते हैं और ये भारत ने किया था। और भारत ने जब ये किया था तो उसके पीछे एक बहुत ही दूरदर्शिता रखने वाले इंसान का हाथ था और वो थे डॉक्टर होमी जे भाभा। होमी जे भाभा ने 1950 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, मानिए कि उस समय भारत के पास कुछ नहीं था, वो खाने के लिए भी हम दूसरों पे मोहताज थे, टेक्नोलॉजी के लिए भी। और खैर परमाणु कार्यक्रम एक ऐसे देश के लिए सोचना जहाँ खाने के लिए मोहताज हो, आप खुद समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चीज रही होगी। और उस समय डॉक्टर होमी जे भाभा ने भारत के लिए 3 चरणों की एक योजना बनाई जिससे भारत अपना न्यूक्लियर रिएक्टर खुद बना सकता था। और भारत के पास में एक वरदान है जो कि एक तरीके से उस वरदान को उपयोग करने के लिए हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध थी। भारत के पास में प्रचुर मात्रा में थोरियम है और वो थोरियम जो है वो डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नहीं यूज किया जा सकता है और इसी के लिए ये 3 चरण हुए थे। और 7 अप्रैल 2026 को कलपक्कम में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब ये शब्द का मतलब समझ लीजिए, क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि अब वो चालू हो गया, वो जीवित हो गया और उसने काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो दूसरा चरण जो है हम उसमें पहुंच गए हैं और आप ये जान के बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश जिनमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत आगे हैं, उन्होंने 50 अरब डॉलर तक खर्च कर दिए और वो इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें अगर हवा थोड़ी सी भी आ जाए, थोड़ा सा भी पानी आ जाए तो एक बहुत ही भयानक विस्फोट हो सकता है और ये सारा का सारा रिएक्टर जो है वो बंद हो सकता है। लेकिन भारत ने मात्र 420 मिलियन डॉलर, जो कि 1 बिलियन डॉलर जो है उससे भी कम है, उसमें ये काम करके दिखाया है। और अगर हम बात करें कि ये भारत इस पर कैसे डटा रहा, तो कहीं न कहीं भारत के जो साइंटिस्ट हैं, भारत के जो ये रिएक्टर डिज़ाइनर्स हैं, उनको इसका श्रेय ज़रूर जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो फिशन जो होता है कि जैसे कि भारी एटम जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम होते हैं, ये इनमें इनको तोड़ा जाता है और इससे क्या हो जाता है कि जब ये टूटते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक है, ये टूट के 2 बने, फिर ये टूट के और बन रहे हैं और जब ये टूटते रहते हैं तो इनसे एक चेन रिएक्शन बनता है और इस चेन रिएक्शन के कारण से क्या होता है कि इससे एनर्जी जो होती है वो निकलती है। लेकिन ये एक बैलेंस तरीके से रखना पड़ता है, ये नहीं कि ये लगातार भीषण तरीके से होता रहे, नहीं तो फिर वो एक बम जो होता है उसके हिसाब से बनने लगेगा। उस एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको संचालित करना पड़ेगा ताकि हम उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकें। अब ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसका सबसे बड़ा जो खासियत है वो ये है कि ये जितना भी एनर्जी यूज करता है उससे ज्यादा ये खुद बनाता है। इसको ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी, मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल आपने डाली और वो 1 लीटर पेट्रोल जो है आपको 10 किलोमीटर तक ले जाएगी, लेकिन वो 1 लीटर पेट्रोल खर्च होते होते खुद 2 लीटर पेट्रोल बन जाता है और फिर वो जब फिर से 1 लीटर खर्च होगा फिर से वो, तो आप समझ रहे हो कि जितना आप उपयोग कर रहे हैं उससे ज्यादा वो बनते जा रहे हैं। तो ये इसकी एक खासियत है
जो कि इसको बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाती है। अच्छा, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इसमें जो है ये अगर कहीं से भी हवा के संपर्क में आएगा या फिर अगर पानी के साथ मिलता है तो ये फट जाता है। तो इसीलिए इसमें तरल सोडियम जो है वो एक कूलेंट की तरह, एक शीतलक की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको सफलतापूर्वक जो है संचालित किया जा सके। अब हमने कहा कि दूसरा चरण जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो पहला चरण जो था वो क्या था? तो उसमें प्राकृतिक यूरेनियम जो था उससे चलने वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है उसे उपयोग किया जाता है। और उससे क्या होता है कि प्राकृतिक यूरेनियम जो होती है मुख्य रूप से U-38, ये विखंडनीय होती है, ये टूटती है और इससे क्या होता है, इससे बहुत कम मात्रा में जो है बिजली भी पैदा होती है और उसके साथ हमें दो उत्पाद और मिलते हैं इसके। एक होता है कि यूरेनियम तथा दूसरा होता है प्लूटोनियम। तो हमें ऊर्जा भी मिल रही है और उसके साथ में हमें क्या मिल रहा है, यूरेनियम और प्लूटोनियम भी मिल रहा है। अब ये जो दूसरा चरण है जो कि अभी आ गया है, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमें उधर से प्लूटोनियम मिला था और जो यूरेनियम मिला था उसमें उसको यूज करते हुए और उसके साथ साथ मिलाने से बिजली बनेगी और अधिक प्लूटोनियम जो है वो उत्पन्न किया जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि ये जो फास्ट ब्रीडर होता है ये जितना उपयोग करता है उससे ज्यादा बनाते रहता है, तो प्लूटोनियम और बनते जाएगा। और इसी में बाद में क्या करेंगे, हम थोरियम को रिएक्टर के ब्लैंकेट में डालेंगे ताकि उससे यूरेनियम 233 बने। अब यूरेनियम 233 जो है वो एक अत्यंत विखंडनीय ईंधन है और अगर हम वहां तक पहुंच गए तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि थोरियम जो है वो सीधे तौर पर ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए उसे यूरेनियम 233 में बदलना बहुत जरूरी है, जो कि दूसरे चरण से होगा। एक बार जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में यूरेनियम 233 आ जाएगा तो भारत चरण 3 में प्रवेश करेगा। इसके साथ में ये भी याद रखिए कि भारत के पास में दुनिया भर का लगभग 16 से 17% थोरियम है, जो कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यहाँ तक कि झारखंड में उपलब्ध है। और जब हम इसे एक हिसाब से शामिल कर पाएंगे तो लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि 700 साल की ऊर्जा जो है उस ऊर्जा सुरक्षा को हम पैदा कर लेंगे। तो पहला हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक यूरेनियम रिएक्टर से हम लोगों ने बिजली का उत्पादन किया, उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम हमें बचे हुए मिले। फिर उसको हम लोगों ने फास्ट ब्रीडर में डाला और उसके बाद में उसमें हमने क्या देखा कि लास्ट में हम उसमें थोरियम भी मिला रहे हैं। और तीसरा फिर अगर यूरेनियम 233 जब हमें मिलेगा थोरियम के माध्यम से तो हमें बहुत बड़ी ऊर्जा का भंडार मिलेगा। एक बार फिर से याद रखिए कि पश्चिमी देश जापान, जो कि $50, $12 बिलियन, $50 बिलियन की बात कर रहे हैं, वो लगा के इसे हासिल नहीं कर पाए और भारत ने $1 बिलियन से कम में इसे हासिल कर लिया। अब पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ेंगे अगर ये तीसरा जो चरण है उसे हम पालेंगे। और इसके उपयोग की दोहरी क्षमताएं हैं, एक तो इसे ऊर्जा के लिए उपयोग कर ही सकते हैं, दूसरा इसे अगर आप चाहे तो वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसा मानता है कि भारत अपने अहिंसक सिद्धांतों पर कायम रहेगा और वो इसे वेपनाइजेशन के लिए नहीं यूज करेगा। लेकिन भारत के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा अगर हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा, जो कि आप देख रहे हैं आज विश्व में लड़ाई किस लिए हो रही है, तेल के लिए हो रही है, गैस के लिए हो रही है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन आप हमें बताइए कि क्या ये सही है कि अमेरिका जैसा देश, जिसके पास खुद परमाणु बम है और जो जब चाहे तब किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों को मरवा देता है, वहां के बड़े बड़े नेताओं को मरवा देता है, और वो ये कहता है कि नहीं, दुनिया में और कोई परमाणु बम बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, तो उसमें भारत के एक विजनरी साइंटिस्ट ने जो किया था, क्या वो काबिल तारीफ नहीं है? ये आप हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं। और इसके साथ में अगर आप लगे हुए हैं सफलता की तरफ तो विश्वास करिए, कंसिस्टेंसी रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए और ईमानदार रहिए अपनी तैयारी में, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। धन्यवाद।